नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कनक बिष्ट। सबसे पहले मुख्य समाचार। 31 मई को होने वाले चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम चुनाव प्रचार हो जाएंगे बंद। आज टनकपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मांगे वोट। कांग्रेस ने भी उतारे स्टार प्रचारक। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए समय सीमा निर्धारित करने के दिए निर्देश। सभी प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेस्ट और अन्य क्लियरेंस की कार्रवाई में तेजी लाने को कहा। प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने जनसहभागिता के साथ वन और पर्यावरण को बचाने को बताया अपनी प्राथमिकता। कहा, विभाग को निष्पक्षता के साथ करना होगा कार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों के पक्के मकानों की ख्वाहिश हो रही पूरी। देहरादून के माजरी ग्रांट के कई ग्रामीणों को योजना के तहत मिला अपना पक्का निवास। अब समाचार विस्तार से। 31 मई को होने वाले चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार जोरों शोरों से जारी है। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो, जनसभा और रैलियां कर वोट मांग रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टनकपुर में रोड शो और जनसभा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यहां की जनता को विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को वोट करने का अधिकार मिला है। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद की स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से 31 मई को अधिक से अधिक संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया। ये 31 मई का जो दिन है, ये दिन हमारे पूरे विधानसभा के लिए ये एक उत्सव का दिन होना चाहिए और प्रातःकाल 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक वोटिंग होगी। तो आप लोग कमल के फूल वाला बटन इतना दबा दीजिए, इतना दबा दीजिए कि दबाते 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 शाम होने तक वो बटन ही हमारा अंदर में लगा है। और 3 तारीख को जिस दिन मतगणना हो, उस दिन जब वो बक्सा खुले, ईवीएम मशीन खुले, तो ईवीएम मशीन में से कमल की लड़ियां कमल की घड़ियां निकले। उधर कांग्रेस भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि पार्टी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है और जनता उनके साथ खड़ी है। हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, अच्छे चेहरे हैं, जो साफ छवि वाले लोग हैं, उन सभी को हमने यहाँ भेजा है। बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर रही है, चाहे वो कुमार विश्वास आए हों, चाहे वो मोहनदीप राजन को बुलाया गया हो। मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू ने अधिकारियों को प्रदेश में रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए समय सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं। रोपवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआर समेत फॉरेस्ट और अन्य प्रकार की क्लियरेंस की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि सोनप्रयाग गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे और गोविंद घाट घांगरिया हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जबकि पंचकोटी से बौराड़ी, बलाती बैंड से खलिया टॉप, ऋषिकेश से नीलकंठ, औली से गौरसों और रानीबाग से हनुमान टेम्पल रोपवे प्रोजेक्ट्स की डीपीआर के लिए कंसल्टेंट नियुक्त कर दिया गया है।
प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि जन सहभागिता के साथ वन और पर्यावरण को बचाना उनकी प्राथमिकता है। वन मंत्री बनने के बाद पहली बार नैनीताल जिले के रामनगर पहुंचे सुबोध उनियाल ने कुमाऊं मंडल के वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को पब्लिक फ्रेंडली होना होगा, जिससे जंगल भी बचे और जनता की आजीविका भी प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा। वन विभाग को हमें पब्लिक फ्रेंडली क्योंकि हम सब लोग जनता के लिए हैं, जंगल भी बचे और जनता की आजीविका से भी विभाग जुड़े। इसको लेकर काम करने की आवश्यकता है और पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ और ईमानदारी के साथ काम करने की उनसे बातें हुई। और साथ ही साथ जो मैंने आपने कहा, मेरा फोकस ये है कि हम विभाग को जन सहभागिता के साथ चलाकर वन और पर्यावरण दोनों को बचाना चाहते हैं। ये प्राथमिकता है। मकान हर किसी के लिए एक मूलभूत जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत अब तक सैकड़ों गरीब परिवारों के पास अपने पक्के मकान हो गए हैं। देहरादून के डोईवाला के माजरी ग्रांट के कई ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिला है और आज वो पक्के मकानों में अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। ग्रामीण लियाकत अली का कहना है कि कच्चे मकान में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन पक्का मकान बनने से उनका जीवन बेहतर हुआ है। उनका परिवार इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जता रहा है। प्रधानमंत्री की योजना से मेरा पक्का मकान बन गया। पहले कच्चे मकान में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए मोदी जी का और प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमारा पहले कच्चा मकान था, अब हमारा पक्का मकान हो गया और प्रधानमंत्री द्वारा होया है। और हमारे अपने प्रधान ने कोशिश की है, हमने बार बार फोन करके बोला है। और हम पहले बहुत परेशान थे कच्चे मकान में, और गारा मिट्टी लगाए थे हर साल और पानी बढ़ जाता हमारे घर में, यानी हम बहुत परेशान थे। अब हम पूरी फैमिली अच्छी तरह रह रहे हैं। और प्रधानमंत्री का और जी आवास योजना का और हमारे प्रधान सबका बहुत बहुत धन्यवाद। का मकान बन चुका है। पहले हम कच्चे घर में रहते थे और हमें लीपना पोतना पड़ता था, और अब हमें लीपना पोतना नहीं पड़ रहा। और तूफान की आंधी का डर था, टीन उड़ सकती है, इसकी वजह से डर था। अब कोई डर नहीं है, अब हमारा पक्का मकान हो चुका है। वहीं ग्रामीण ताराचंद का कहना है कि पहले कच्चे और जीर्ण शीर्ण घर में बच्चों को छोड़कर जाने से हादसे का डर लगता था, लेकिन पक्का मकान बन जाने से ये डर दूर हो गया है। ग्रामीण हुकुम सिंह और सुमन भी पक्के मकान बनने से खुश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना मिली है, जिससे लेके मैं बहुत खुश हूँ। और मेरे बच्चों को भी एक छत का वो मिला है। नहीं तो मेरा कच्चा घर था मिट्टी का, उसमें टीन या हवा तूफान में बहुत डर लगता था, कभी दीवार गिरने का या किसी भी चीज़ का। बच्चों को भी छोड़ के जाने से हमें डर लगता था कि कहीं इधर उधर चले गए तो बच्चे वहाँ मिट्टी मकान में दब ना जाएं या टीन वगैरह ना हवा तूफान में। तो अब जब से हमें ये मकान का मिला है प्रधान जी के जरिए, तब से हमें काफ़ी संतुष्टि हुई और प्रधान जी का धन्यवाद। इससे पहले मेरा मकान बहुत जर्जर कच्चा था और पानी भी चुभता था काफ़ी टाइम से, सांप का भी खतरा, कब गिर जाए ऐसा था। हमारे यहाँ प्रधान जी ने फ़ोटो खींच के प्रधानमंत्री आवास योजना से हमें ये मकान दिलाया और पत्नी के नाम दिलवाया था, और जिससे कि हमने ये मकान बनाया है और हम सुखी से रह पा रहे हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं प्रधान जी का और प्रधानमंत्री आवास योजना का धन्यवाद करता हूँ। हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं और प्रधानमंत्री योजना के तहत हमें आवास योजना के तहत हमें घर मिला है, उससे हमें बहुत खुशी है। हमारा पहले कच्चा मकान था, हम दिहाड़ी मजदूरी करके नहीं बना पाते थे अपना पक्का मकान, पर आवास योजना के तहत हमें ये लाभ मिला है, तो हम प्रधानमंत्री और अपने ग्राम प्रधान के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माजरी ग्रांट के ग्राम प्रधान अनिल पाल का कहना है कि साल 2019 में गरीबों के कच्चे मकानों और झोपड़ियों में जाकर सर्वे का काम किया गया। इसके बाद लाभार्थियों के खातों में पैसा आना शुरू हो गया, जिससे उन्होंने पक्के घरों का निर्माण कराया। 2019 में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक सर्वे किया गया, जिसमें इन लाभार्थियों के घर घर जाकर जियो टैग किया गया। जो स्थलीय निरीक्षण है वो किया गया ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा। उसमें जियो टैग करने के बाद अब
पिछले 1 वर्ष से जो है इन लाभार्थियों का पैसा आना शुरू हुआ, जिसमें जो है पहली किस्त के रूप में 60,000 रुपये, दूसरी किस्त के रूप में 40,000 रुपये और तीसरी किस्त के रूप में 30,000 रुपये इन लोगों को दिया गया। कुछ लाभार्थियों को पूर्ण धनराशि दी गई है जिसमें जो है उन लोगों ने अपना अच्छा मकान तैयार कर खड़ा किया है। इसमें कुछ पैसा 95 दिवस मजदूरी के रूप में मनरेगा से दिए गए हैं। अपात्र को ना और पात्र को हाँ अभियान के अंतर्गत पौड़ी जिले में लोग अपना राशन कार्ड जमा करवाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग पहुंच रहे हैं। बीपीएल राशन कार्ड सरेंडर करवाने वाले लाभार्थियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभी तक प्राथमिक परिवार के 8,466 यूनिट, अंत्योदय के 1,665 और राज्य खाद्य योजना के 3,312 यूनिट सरेंडर किए जा चुके हैं। में प्राथमिक परिवार के अब तक 1988 कार्ड सरेंडर हो चुके हैं, जिनकी 8,466 यूनिटें हैं। इसी प्रकार अंत्योदय के तहत अभी तक जो कार्ड सरेंडर हुए हैं उसमें 414 कार्ड और 1,665 यूनिटें सरेंडर हुई हैं। इसी प्रकार जो हमारा राज्य खाद्य योजना है, जो पीला कार्ड धारी हैं, उनके भी 920 कार्ड और 3,312 यूनिटें सरेंडर की हुई हैं। तो ऐसे कार्ड धारकों से अपील की जा रही है जिसकी पूरे परिवार की मासिक इनकम 15,000 से ज़्यादा है तो वो अपना कार्ड सरेंडर कर दे। जिले में राशन कार्ड धारक अपनी आय का ब्यौरा देते हुए अपने कार्ड जमा करवा रहे हैं। राशन कार्ड जमा करवाने का ये अभियान जिले में सघन रूप से संचालित हो रहा है। राशन कार्ड धारकों का कहना है कि सरकार की ये पहल सराहनीय है। मेरा अंत्योदय कार्ड है। अब मेरा लड़का छोटा बड़ा नौकरी लग गया है, इसलिए मैं अपना अंत्योदय कार्ड जमा कर रहा हूँ। बड़ा लड़का मेरा विकलांग है। अच्छी बात है, जो लोग बीपीएल अंत्योदय से उबर रहे हैं उनका कार्ड जमा होना चाहिए। मैं अपना कार्ड इसलिए जमा कर रहा हूँ कि मेरी जो आय है अभी 2000 महीने बाद अब 5 लाख हो जाएगी। ठीक है। अब वैसे भी मैंने पहले गवर्नमेंट को मेरी इच्छा थी कि मैं राशन नहीं लूँ, ओनली एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने बनाया था ये कार्ड, पर मैंने अभी अच्छा है गवर्नमेंट ने दे दिया तो मैंने उसको निरस्तीकरण कर दिया है। इसमें मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जिसको गरीबों को ये राशन मिलना चाहिए, न कि ये लोग जिनको जरूरत ही नहीं है इधर उधर करते हैं राशन, वो ठीक नहीं है। ये गवर्नमेंट का स्वागत योग्य कदम है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि चिकित्सालयों में दवाइयों और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार एएनएम की भर्ती वर्षवार कराने जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल का निरीक्षण किया और 7 प्राइवेट वार्डों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल्द ही 2800 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया की जा रही है और सरकारी चिकित्सालयों में वार्ड बॉय की कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा 2000 पदों को भरने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक्सरे लैब टेक्नीशियन के खाली पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अस्पतालों में जो गंभीर मरीज आते हैं उन्हें आवश्यकता अनुसार हवाई सेवा के माध्यम से बड़े अस्पतालों को रेफर करने का निर्णय लिया गया है। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय विधायक सरिता आर्य भी मौजूद थी। हॉस्पिटलों में दवाइयों की भी कोई दिक्कत नहीं है। 207 जांचें हम फ्री कर रहे हैं। एएनएम की भर्ती भी अब वर्षवार करने का सरकार ने निर्णय किया है। नर्सों की भी भर्ती है, लगभग 2800 नर्सों की भर्ती हम करने जा रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो वार्ड वाई की दिक्कतें थी वो भी अब सरकार ने लगभग 2000 पद भरने के निर्देश दे दिए हैं। सारे सीएमओ को आदेश कर दिए गए हैं। एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन भी जो है सरकार ने कह दिया है कि भाई वो आउटसोर्स से भी रख सकते हैं और जहाँ भी कमी है उनको पूरा किया जा सकता है। जहाँ तक डॉक्टरों का सवाल है तो डॉक्टर भी अब हमारे प्रदेश में काफ़ी डॉक्टर आ चुके हैं और सरकार ने ये भी तय किया है कि अगर कोई क्रिटिकल मरीज आता है तो उसको जो है हवाई जहाज से बड़े सेंटर को रेफर करने का भी निर्णय सरकार ने किया है और काफ़ी लोगों को अभी तक इसमें राहत मिली है। बैठक में माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब डॉक्टर्स की भी कमी नहीं रहेगी, डॉक्टर्स भी आएंगे और हॉस्पिटल की जिस तरह से नैनीताल हॉस्पिटल में बीडी पांडे में काम हो रहा है, सफाई हो रही है, मैं इनकी भी तारीफ करती हूँ और इनको भी बधाई देती हूँ। और माननीय मंत्री जी से भी अनुरोध करना चाहूँगी कि यहाँ पे गायनी की एक ही हमारी मिसेज गर्बियाल हैं तो एक आध हम लोगों को और गायनी चाहिए।
मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने उत्तराखंड स्टार्टअप काउंसिल की बैठक में प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार पॉलिसी में सुधार किए जाने की बात कही है। बैठक के दौरान उन्होंने सभी विभागों को स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को इनोवेटिव आइडिया के साथ ही अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे अच्छे आइडियाज को अपनाने और अच्छे आइडियाज को फंडिंग समेत अन्य आवश्यक सहयोग देने को कहा। मुख्य सचिव ने सभी सेक्टर्स पर फोकस करने के निर्देश देते हुए कहा कि स्टार्टअप्स के लिए आयोजित आइडिया चैलेंज के अंतर्गत टॉप 20 सुझावों को 2 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया जाए। उन्होंने इंक्यूबेटर्स को दिए जाने वाले ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किए जाने और कैपिटल ग्रांट को 1 करोड़ से 2 करोड़ रुपए किए जाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम की 89वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारण किया जाएगा। ये प्रसारण आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट, न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप, आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्हें मन की बात कार्यक्रम के लिए कई सुझाव मिले हैं। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में युवाओं ने विचार साझा किए हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के आधार पर एक पुस्तिका भी साझा की थी, जिसमें कार्यक्रम से जुड़े कई रोचक आलेखों का समावेश किया गया था। उत्तराखंड समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।